नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नीति आयोग की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की अहम बैठक जारी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित सभी राज्यों के जो सीएम है वो पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी इसमें शामिल हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बॉयकॉट किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया। हालांकि बैठक की थीम विकसित भारत 2047 है और इसमें सभी को विचार विमर्श करना था। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक का मकसद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बैठक में पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता के साथ ही जमीन और संपत्ति के डिजिटलीकरण और रजिस्ट्रेशन के साथ साइबर सुरक्षा, सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां और अवसर के साथ केंद्रीय योजनाओं को युक्ति संगत बनाने और राज्यों की भूमिका जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और देखिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अधिकृत किया था, लेकिन सम्राट चौधरी को इस बैठक में शामिल होने का परमिशन नहीं मिला और इस वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। नीति आयोग के नियम के मुताबिक सीएम के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को इस बैठक में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए नीति आयोग की तरफ से सम्राट चौधरी को मीटिंग में शामिल होने का परमिशन नहीं मिला और इस बैठक में मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के मुद्दों पर बात रखने के लिए बैठक में कोई नहीं है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य के तौर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जरूर शामिल हो रहे हैं। तो नीति आयोग की बैठक चल रही है राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में और आपको बता दें कि इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा होगी, क्योंकि राज्यों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है और उनकी साझेदारी के साथ ही जो देश है वो विकास करेगा। राज्यों के विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से कौन कौन सी योजनाओं पर और ध्यान दे रहा है, कैसे काम करना है, इन सब पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसमें शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी को अधिकृत किया था, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, कितने देर से ये बैठक चल रही है और बैठक में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, कोई खबर अब तक आपके पास? देखिए, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और कई वरिष्ठ मंत्री भी इसमें होते हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। और बिहार की तरफ से अगर देखें तो बिहार के 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इसमें नीति आयोग में की बैठक में बुलाया गया था, जिनको कुछ दिन पहले ही विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर उनको नीति आयोग के मेंबर के तौर पर शामिल किया गया था। जीतन राम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान, 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के, उनको इसमें जगह मिली है। तो तीनों केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उन्होंने नॉमिनेट किया था एक तरह से कि वो जाकर के शामिल हो अपनी बात तरफ से। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग का जो नियम है उस नियम के मुताबिक सीएम शामिल हो सकते हैं। अगर सीएम नहीं है तो उनके बदले किसी को शामिल होने का परमिशन नहीं मिलता है और यही कारण है कि सीएम के बदले डिप्टी सीएम को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और सम्राट चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो बिहार की तरफ से देखा जाए तो सीएम नहीं शामिल हुए हैं, तो डिप्टी सीएम भी शामिल नहीं हुए हैं सम्राट चौधरी। लेकिन इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के 3 जो मेंबर हैं, इसमें ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तीनों अभी बैठक में शामिल हो रहे हैं जो बैठक चल रही है नीति आयोग की। जी ठीक है अमितेश, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे और देखिए इस बैठक का बहिष्कार किया है विपक्ष के नेताओं ने। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि ये बैठक जनता के लिए लाभकारी बैठक है और विपक्ष ने इसका बहिष्कार करके गलत किया है। ये तो सकारात्मक बैठक है, होना चाहिए, जनहित में निर्णय लेने वाली बैठक है। फिर हम आगे कर देंगे। अब जन विरोधी है, वहीं का नेतृत्व हो जाएगा किसी राज्य का, तो दुर्भाग्य। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ भी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में भी आने वाले दिनों में किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत के संकल्प को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। पीएम मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए रोड मैप भी बताएंगे। आज और कल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक है। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर अभी भी बिहार में सियासत जारी है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से इस मामले को उठाते हुए सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने मजबूती से बिहार के स्पेशल स्टेटस दर्जे की बात बजट स्पीच में भी किया है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फैसला है कि मैं इसको मजबूती से बिहार की आवाज को उठाऊंगा। बिहार जो आज बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता है, उसको अगर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना ही चाहिए। चाहे कोई भी पैरामीटर अगर ये बात करती है भारत सरकार की नहीं फिट बैठता है तो अपने हिसाब से सरकार पैरामीटर बदल सकती है, ये सबको मालूम है और संविधान में ये वाजिब हक है। और बिहार के दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर राजनीति तेज हो गई है, क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। दरअसल जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया था, जिसके बाद अब महागठबंधन और सत्ता पक्ष के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का, आपको दिखाते हैं। को बधाई कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव शोभनी बाईपास दरभंगा में एम्स बनेगा, इसकी मंजूरी मिली। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर 150 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी और बिहार सरकार में उस समय शामिल स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे और प्रस्ताव दिया गया था कि शोभन में ही एम्स का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उस समय आनाकानी कर रही थी बीजेपी के कुछ दबाव में, या बीजेपी के लोग चाहते थे कि जो आरजेडी कहे, महागठबंधन कहे, वो नहीं हो। लेकिन अंतोगत्वा घोषणा हो गया कि वो शोभन में ही एम्स का निर्माण होगा। 1.5 साल में डिपार्टमेंट में जो बैठा नहीं और हर दिन नीतीश कुमार के सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को अपने कॉलर पर लगाने को तैयार खड़े हैं। उनसे पूछिए ना कि कभी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में बैठ कर समीक्षा किया था क्या? केवल राजनीति करने के लिए एम्स हम करेंगे, ये हम करेंगे। अरे आपने किया होता तो दिखता ना जनता को। केवल राजनीति रोटी सेकने से नहीं चलता है। ये पूरा प्रयास नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार का उपहार है। दरअसल जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दरभंगा में शोभन में बनने वाले एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया था। उन्होंने पोस्ट करके ये लिखा भी था, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर उनका वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अब जल्द ही पूरा जमीन जो कि करीब 150 एकड़ से अधिक है उसे केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी और साथ ही अपने संसाधनों से बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और वहां तक 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए जरूरी कदम भी उठाएगी। ऐसे में काफी
खुशी के साथ उन्होंने ये पोस्ट करते हुए बिहार वासियों को जानकारी दी कि जल्द ही शोभन में एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। अगली खबर आपको पाकुड़ से बता दें, जहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि केकेएम कॉलेज में जो पुलिस है और छात्रों के बीच झड़प हो गई है। केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों से पुलिस की झड़प हो गई। दरअसल हॉस्टल में जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और बताया जा रहा है कि इस झड़प में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं, 9 छात्र भी घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है और करीब 100 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का इन सभी पर आरोप है। गुटबाजी कर पुलिस पर हमला करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और नंद किशोर न्यूज़ 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नंद किशोर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला देर रात के करीब 12 और 1 बजे का बताया जा रहा है, जब केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पाकुड़ पुलिस एक जांच को लेकर पहुंची। उसी दौरान केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के छात्रों के बीच जांच को लेकर झड़प हो गई, जिसमें से 2 पुलिस अधिकारी और 9 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। घायल छात्रों का सदर अस्पताल में इलाज चल रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकुड़ पुलिस ने पाकुड़ केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के 100 से अधिक छात्रों पर केस दर्ज कराया है। इस केस में सरकारी काम में बाधा देने का आरोप लगाया है, साथ ही छात्र पर गुटबाजी करने और पुलिस पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। जी नंदकिशोर, क्या जानकारी, आखिर किस मामले की जांच करने पुलिस की टीम पहुंची थी? में नहीं आया है, जैसे आती है तो दर्शकों के बीच जो है इस मामले का भी खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नंदकिशोर। और अब बात करेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों के स्कूल टाइमिंग की। दरअसल एक बार फिर से स्कूल की टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने इस पर सवाल पूछा था कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आदेश देने के बाद भी स्कूल के टाइमिंग में बदलाव क्यों नहीं किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 10 बजे से शाम के 4 बजे तक स्कूल चलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक स्कूल के संचालन में बदलाव नहीं किया गया है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि 2 दिनों का वक्त दिया जाए, 2 दिनों के अंदर ही बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं किया गया है। स्कूल अभी भी सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चल रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से बिहार में स्कूल की टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि बिहार के सभी विद्यालयों को 10 से 4 तक संचालित किया जाएगा। तो ये 10 बजे से 4 बजे तक संचालित करने में अधिकारियों को क्या परेशानी हो रही है? क्यों ये लोग बच्चों की शिक्षा को बोझिल करना चाहते हैं? आनंददायी शिक्षा होना चाहिए, सबको कंफर्टेबल होना चाहिए। बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, उनको विद्यालय आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सबको समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है तो क्यों इस पर अड़ गए हैं लोग? माननीय विधान पार्षदों के सवाल के जवाब में कि बिहार के सरकारी विद्यालय 10 से 4 कब से संचालित होंगे, तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि 48 घंटे के अंदर बिहार के सरकारी विद्यालयों के संचालन के संबंध में आदेश निर्गत किया जाएगा। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया। अभी जब सदन चल रहा था तो बिहार के उच्च सदन में माननीय विधान परिषद महोदय लोगों के सवाल के जवाब के क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 48 घंटे का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, हम बिहार में विद्यालय की जो समय सारणी है उसको 10 से 4 करने पे उचित कदम उठाएंगे, रिजल्ट सामने होगा। लेकिन अभी 72 घंटे बीत गए और इस पर कोई संज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो बिहार का सबसे उच्च सदन है।
और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सवाल वही उठ रहा है कि आखिर समय देने के बाद भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक स्कूल के टाइमिंग में बदलाव क्यों नहीं किया गया है? देखिए शिप्रा, पिछले 1 साल से बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं, इसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो इंतजार में है, क्योंकि छुट्टियों में जो इस तरह से संशोधन होना है, जो कैलेंडर में बदलाव किए गए हैं, इसके साथ साथ स्कूल की टाइमिंग को लेकर खुद सीएम नीतीश कुमार ने पिछली बार भी सदन में कहा था और घोषणा कर दी थी कि स्कूल 10 से 4 संचालित किए जाएंगे। इसके बाद फिर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी सदन में जो विधान पार्षद हैं जदयू के, उनके सवाल पर इन्होंने जवाब दिया था और निश्चित रूप से 48 घंटे से ज्यादा होने के बाद अब बिहार में जो है एक तरह से शोर शुरू हो गया है और जो शिक्षक है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 10 से 4 का क्या हुआ, क्योंकि उच्च सदन है और वहाँ पर जो है सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में दोबारा जो है शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है कि 2 दिनों के भीतर जो है हम इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। वैसे रजनीश, क्या अपडेट है, कोई काम हो भी रहा है इस संदर्भ में? देखिए, आज कहा जा रहा है कि शाम तक जो है शिक्षा विभाग में बैठक होगी और हो सकता है कि शिक्षा मंत्री और एसटीएफ आज बैठक करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार प्रमुखता से न्यूज 18 इस खबरों को दिखा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्री हो या फिर एसटीएफ के विद्यार्थी हो, काफी गंभीरता से चीजों को देखते हैं। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनकी हक जो है एक तरह से उनकी बात होगी और उसके बाद शिक्षा मंत्री की जो बातें हैं वो सही हो सकती है। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता दें। पूर्णिया में हुए ज्वेलरी शोरूम में लूट मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब एसटीएफ का गठन भी किया गया है। 7 अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 3 करोड़ 70 लाख के जेवर की लूट की गई थी। बंगाल पुलिस भी एसटीएफ की मदद करेगी और लुटेरों पर पुलिस की टीम ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कल की, जब लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 7 की संख्या में लुटेरे यहां पहुंचे थे और इन सभी लुटेरों ने 20 मिनट के अंदर ही 3 करोड़ 70 लाख के जेवर की लूट कर ली थी। और न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट, क्या पुलिस को कुछ भी सफलता हाथ लगी अब तक? देखिए, अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और कल लगभग दिन के 12 बजे दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में लूट हुई थी, जिसमें कि उस समय तो डीआईजी और एसपी के द्वारा बताया गया था कि करीब 2 करोड़ की लूट हुई है। हालांकि इसमें आंकड़ा घट या बढ़ भी सकता है, लेकिन जब वहां के स्टाफ मैनेजर ने एफआईआर करवाया है सहायक खजांची थाना में, तो उन्होंने 3 करोड़ 70 लाख रुपये के लूटने की बात बताई है और 3 करोड़ 70 लाख के हीरे जवाहरात और सोने के गहने की लूट हुई है, ये उनका कहना है। और पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है और अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। प्रवीण, इतनी बड़ी लूट की घटना और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर आरोपियों की तस्वीर भी, चेहरे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सभी 7 अपराधी हैं उसमें और 7 का तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके अलावा जो भाग रहा है, भागने के दौरान भी अगल बगल के सीसीटीवी में भी उसके तस्वीर कैद हो गया है। भागने के दौरान उसका एक पिस्तौल भी गिर गया है और साथ ही अंदर में जिस समय वो काउंटर को तोड़कर गहना निकाल रहा था, वहाँ पे एक मैगजीन भी अपराधी का गिरा है, वो भी पुलिस के हाथ लगा है। फॉरेंसिक टीम उसकी भी जांच कर रही है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम, अभी पटना से भी एसटीएफ की टीम पहुंची हुई है, वो भी जांच कर रही है। इसके अलावा जिला के आसपास जितना भी बॉर्डर है, सीमा इलाका को सील कर दिया गया है और गहनता से जांच की जा रही है। ठीक है प्रवीण, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। देखना होगा कब तक पुलिस की टीम इस मामले का खुलासा करती है और आरोपियों तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बता दें। पटना में चौकीदार और दफादार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन राजधानी पटना में जारी है। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए और इसके साथ साथ इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से चौकीदार की वैकेंसी निकल रही है, उनके आश्रितों को हक नहीं मिल पाएगा। इस मामले में पहले चिराग पासवान से नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और अपनी बात भी रख चुके हैं। आज जमुई सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती धरना स्थल पर पहुंचे और न्याय का भरोसा दिया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
दफादार और चौकीदार धरने पे बैठे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो परंपरा चली आ रही है, जो उनके परिवार जॉब करते हैं, उनके आश्रितों को ही नौकरी दी जाए। ऐसे में दफादार और चौकीदार की वैकेंसी निकाली गई है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और आज जमुई से सांसद अरुण भारती यहां पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां तमाम लोगों ने धरना दिया है। सर, खुद आप यहां पहुंचे हैं, चिराग पासवान ने मुलाकात भी की है, धरना आखिर ये लोग दे रहे हैं, क्या लगता है इनकी मांग पूरी होगी? एकदम मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सारी मांगों, हमारे जो दफादार चौकीदार भाई हैं जिन मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे थे, इस बारे में चूंकि लोकसभा चल रहा है तो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से इस बारे में बात हो रही थी और इस पर जो भी सकारात्मक पहल हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। कोई भी अन्याय बिहार के ऐसे लोगों के साथ नहीं होने देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस पर मिल करके मांगों को ऑलरेडी उन्होंने उनके सामने रख दिया है और ऐसे में मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल भी हो चुकी है और आने वाले समय में इस पे जो एक सकारात्मक समाधान निकलेगा आने वाले वक्त में। खुद ये जो आश्रित जो धरना दे रहे हैं उनसे मिलने आए और साफ तौर पे कहना है कि न्याय होगा और जो उनकी मांग है वो जरूर पूरी की जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया है। तो बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें हादसे में मां और बेटे की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।